नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय के साथ। खरीफ का मौसम आने वाला है और हमारे जो किसान भाई हैं वो खरीफ की तैयारी करने लगे हैं। तो अगर जब हमें तैयारी करनी है तो जानकारी भी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह किया जाए, आज का हमारा यही विषय है। और हमारे साथ हमारे कृषि वैज्ञानिक जो उपस्थित हैं वो हैं डॉक्टर सविता कुमारी, कृषि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब खरीफ फसलों की तैयारियां हमारे किसान भाई करने लगे हैं और फसलों में अगर पोषक तत्व सही नहीं होंगे तो दिक्कत होती है। किस तरह हमारे किसान भाई जो खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? जी, सबसे पहले जब हम खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि जो हमारी फसल है उसको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने 17 पोषक तत्वों को हमारी फसल के लिए आवश्यक बताया है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारी फसल हवा और पानी से ले लेते हैं। उसके अलावा जो 14 पोषक तत्व हैं, जिसमें 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा में हमारी फसल को आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे द्वितीय मुख्य पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसमें जिसको हम द्वितीय या गौण पोषक तत्व भी कहते हैं। इसके अलावा 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारी फसल को आवश्यकता होती है। वो 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरान, आपका कॉपर, क्लोरीन, सोडियम आदि। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये सबको मिला के जो हमारी फसल है, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में ये सभी चीज़ें डाल दें, यदि नमक ना डालें, उसी प्रकार से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी नितांत आवश्यक होते हैं हमारी फसलों के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं फसलों के लिए। तो इनकी अनुशंसित मात्रा भी तो होती होगी और अलग अलग फसल में अलग अलग उनकी जो मात्रा होती है उनकी आवश्यकता होती है। तो किस तरह पोषक तत्वों की जो मात्रा है उन्हें फसलों के आधार पर हमारे किसान भाई समझ सकते हैं? जी, जो हमारे पोषक तत्व हैं, जब हम खरीफ की फसलों की बात करते हैं, जैसे खरीफ की हमारी मुख्य फसलें हैं जैसे सोयाबीन हैं। सोयाबीन में जो पोषक तत्व की जो हमारी अनुशंसित मात्रा है, वैसे तो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब भी पोषक तत्वों का अपनी खेती में प्रयोग करें तो मृदा परीक्षण के आधार पर करें, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों का स्तर क्या है, उसकी प्रदाय क्षमता क्या है। उसके अलावा जो हमारी फसल है उसके हिसाब से जो अनुशंसित मात्रा है उसका प्रयोग हमारे किसान भाई खेती में कर सकते हैं। जैसे यदि हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है, जिसको हमें प्रति हेक्टेयर अपनी फसल में प्रयोग करना होता है। उसके साथ साथ हमारी खरीफ की दूसरी फसल है, मुख्य फसल है जैसे मक्का। मक्का में नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, साथ ही 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, उसके साथ साथ 8 किलोग्राम जिंक की भी प्रति हेक्टेयर हमारी फसल में आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से उड़द फसल भी बहुत ही खरीफ में महत्वपूर्ण है। उड़द में भी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की हमारी उड़द की फसल में आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ तुअर की जो फसल है वह भी हमारी खरीफ में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तुअर की फसल के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास की हमारी तुअर की फसल में आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हमें जो अनुशंसित मात्रा है, क्योंकि खरीफ में हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाते हैं, तो उसमें टमाटर भी एक मुख्य फसल है। तो टमाटर में 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की हमारे टमाटर की फसल में आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ फूल गोभी है। फूल गोभी भी मुख्य रूप से उगाई जाती है खरीफ में, तो उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। और फूल गोभी में इसके साथ साथ मोलिब्डेनम भी 2 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम बोरान का भी प्रयोग हमारे किसान भाई खेती में करें। उसके साथ साथ कपास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। कपास में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन,
60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का हमारे किसान भाई अपनी कपास की फसल में प्रयोग करें। तो इस प्रकार से जो हमारी फसलें हैं उनमें पोषक तत्व प्रबंधन यदि हमारे किसान भाई करेंगे तो अवश्य ही जो हमारी खेती है उसमें उत्पादन भी अच्छा आएगा, मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारे उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। आपने ये बात जो हमें बताई है सब्जियों के और फसलों के बारे में बताई, लेकिन जो हमारे उद्यानिकी वाले हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आप पोषक तत्वों के बारे में बताएं। उद्यानिकी में भी हम यही कहेंगे, इसमें भी सबसे पहले हमारा जो मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही उद्यानिकी फसलों में हमें जाना है और उसमें सबसे पहले क्योंकि जो मिट्टी परीक्षण जो हमारी सघन फसलों के लिए है वो उसकी विधि अलग है और हमारी जो बागवानी फसल है उनके लिए अलग है। और बागवानी में भी हम किस प्रकार की फसलें, किस प्रकार के पौधे उगाने जा रहे हैं उसके हिसाब से मैं अपने किसान भाइयों को यही सुझाव दूंगी कि सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं और उसके आधार पे ही उर्वरकों की अनुशंसा अपनी खेती में करें। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मिट्टी के जो परीक्षण है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्वस्थ मिट्टी होगी तो डेफिनेटली हमारे जो किसान भाई हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मृदा उर्वरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मृदा उर्वरता के मुख्य घटक क्या क्या हैं? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हमारे किसान भाइयों को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारी मृदा है, मृदा की जो उर्वरता है उसके लिए 3 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मृदा का जैविक गुण, मृदा का भौतिक गुण और मृदा का रासायनिक गुण। और इसके लिए हमें बनाए रखने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना होगा, तो मृदा के भौतिक गुण को बनाए रखने के लिए हमें मृदा में देशी खादों का समावेश करना होगा, जैसे सड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, सिटी कंपोस्ट है, सींग खाद है, हरी खाद है। इन सब खादों का यदि हम खेती में प्रयोग करेंगे तो इन खादों के प्रयोग से हमारी जो खेत की भौतिक जो गुण हैं वो बहुत अच्छा होगा और इसकी जो अनुशंसा है बाकी उपलब्धता के आधार पे हमारे किसान भाई देख सकते हैं। और यदि उपलब्ध है तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर खरीफ फसलों में हमारे किसान भाई बुवाई से पहले इन खादों का प्रयोग खेती में कर सकते हैं। उसके साथ ही यदि हम खेती के जैविक गुण की बात करते हैं तो जैविक गुण को बढ़ाने के लिए हमें जो हमारे जीवाणु खाद हैं जैसे राइजोवियम है, एजोस्पाइरुलम है, एजेटोबैक्टर है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, एजोला एनाविनी है। तो इस प्रकार के जो हमारे सूक्ष्म जो जीव पे आधारित जो हमारे जैविक खाद हैं यदि हम उसका अपनी खेती में प्रयोग करेंगे तो हमारी जो खेती का जो जैविक गुण है निश्चित ही वो बहुत ही अच्छा होगा और जिससे कि हमारे जो पोषक तत्व हैं जो उनकी प्रदाय क्षमता में वृद्धि होगी। उसी प्रकार से रासायनिक गुण भी खेती का बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक गुण के लिए जो हमारे खेती में हम जिस प्रकार से यूरिया का प्रयोग हम खेत में करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, मिश्रित खाद का प्रयोग करते हैं जैसे एनपीके है, तो इस प्रकार से जो हम खादों का प्रयोग, अपने रसायनों का प्रयोग खेत में कर रहे हैं वो जो प्रयोग है उसका संतुलित प्रयोग करना है, न्यायोचित प्रयोग करना है। जितनी हमारी फसल को आवश्यकता है, जितनी उसकी अनुशंसा वैज्ञानिकों द्वारा की गई है या मिट्टी परीक्षण के आधार पे आपकी जो खेत में पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है उसके आधार पे यदि हमारे किसान भाई करते हैं तो जो मृदा उर्वरता के 3 ये घटक हैं, जैविक गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, निश्चित ही हमारे किसान भाई इसमें सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और जब हमारी खेती में इन गुणों में सामंजस्य स्थापित होगा तभी हमारी जो खेती है वो अच्छी उर्वरता के साथ साथ हम बढ़िया उत्पाद उससे ले सकते हैं और खेती को टिकाऊ और एक आमदनी का जो जरिया है बना सकते हैं और हमारी जो खेती है बंजरता की तरफ जाने से हम उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम मृदा का सही संतुलन बनाते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं तो मृदा को हम सुरक्षित भी रख सकते हैं और संरक्षित भी रख सकते हैं। हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। सविता जी, हम बात कर रहे थे मिट्टी की उर्वरता के बारे में। घटक की आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर हमारे किसान भाइयों को पता चलता है कि हमारी इस मृदा में ये कमी है, तो किस तरह वो उसकी पूर्ति कर सकते हैं? जी बिल्कुल। यदि हमारे जो किसान भाई मिट्टी का परीक्षण कराते हैं तो इसका बहुत ही एक सिंपल तरीका है। जैसे हमारे खेत में हमारे किसान भाई ने मिट्टी का परीक्षण कराया और पता चलता है कि खेत में नाइट्रोजन की कमी है, तो इसमें जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसमें एक चार्ट रहता है। तो चार्ट में आपको पता रहेगा कि आपके जो नाइट्रोजन है वो निम्न है, मध्यम है या उच्च है, या फिर जो फास्फोरस है वो निम्न है, मध्यम है या उच्च है। तो जो भी पोषक तत्व है आपके 3 पॉइंट्स में आपको मिलेगा। तो उसमें जब यदि आपको लगता है कि आपके खेत में इस पोषक तत्व की मात्रा निम्न है, तो जो हमारी अनुशंसित उर्वरक है उसमें हम 25% जो अनुशंसित उर्वरक है उसकी मात्रा को बढ़ा के अपनी खेती में प्रयोग करेंगे। यदि हमारा मृदा में वो पोषक तत्व मध्यम की ओर है तो हम जो हमारी अनुशंसित मात्रा है उसी का प्रयोग करेंगे। यदि हमें लगता है कि उच्च है या पर्याप्त है हमारी खेती में, तो हम उस उर्वरक की 25% मात्रा का कम प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो खेती में एक जो उर्वरक प्रबंधन है जो वो उसका एक संतुलन बना रहेगा कि जब हमारी खेती में जितनी आवश्यकता है हम उतना ही प्रयोग कर रहे हैं। यदि हमारी खेती में हमें लगता है कि कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में है तो हम उसकी 25% की कमी करके जो हमारी खेती की लागत है उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से ये बताया कि अनुशंसित मात्रा का ही हमें प्रयोग करना है। कई बार हमारे किसान भाई सोचते हैं मैम कि हम बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, या टॉनिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या ज़्यादा फ़ायदा होगा? जी, जो हमारी ये अवधारणा है कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से फ़ायदा होगा, बल्कि इसका मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ता है यदि हम कोई तत्व ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। क्योंकि जब हमारी फसल में किसी तत्व की कमी होती है तो हम उसको डेफिशिएंसी की बात करते हैं। यदि हम उसको ज़्यादा डालेंगे तो वो एक तो खुद में ही टॉक्सिक हो जाएगा, उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी अवेलेबिलिटी को भी वो प्रभावित करता है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में कोई तत्व डालेंगे तो इसका जो बैलेंस है वो बनाना हमारी खेती में बहुत नितांत ही आवश्यक है। यदि हमने यूरिया की मात्रा का प्रयोग हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो खेती में बीमारी की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी, कीटों का प्रकोप ज़्यादा आएगा। उसी प्रकार से यदि हम फास्फोरस का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो जो हमारे दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी एब्जॉर्बेंस में, जैसे जिंक की एब्जॉर्बेंस में आपको कमी देखने को मिलेगी। यानी कि हमारी जो फसल है जो पोषक तत्वों को जिस मात्रा में उनको चाहिए उसको नहीं ले पाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए इसका संतुलन होना
बहुत ही नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, आपने संतुलन की बात कही है, तो एक संतुलित मात्रा पता होनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को। तो आकलन किस तरह हमारे किसान भाई करें कि हमें कितना उपयोग करना है, कितना डालना है, तो इसकी एक जो मात्रा होती है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, आकलन के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आप फसल में, कोई भी फसल में यदि आपको नाइट्रोजन की मात्रा देनी है, फास्फोरस की मात्रा देनी है, पोटास की मात्रा देनी है, तो आप उसमें क्या करें कि जो अनुशंसित मात्रा है, उदाहरण के तौर पे यदि हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यदि हम एनपीके से ये नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस पोटास दे रहे हैं, तो उसके लिए एक फैक्टर है जिसको हम आसानी से कैलकुलेट करके जो मात्रा है लगभग उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन की जो अनुशंसित मात्रा है 25 किलोग्राम, उसको गुणा करेंगे 8.33 से, तो हमारा जो लगभग जो मात्रा आएगी उससे हमारी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटास की पूर्ति हमारी फसल में हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम ये नाइट्रोजन, जो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की हम बात सोयाबीन में कर रहे हैं, यदि ये मात्रा हम डीएपी से देना चाह रहे हैं तो डीएपी का एक फैक्टर है, यदि हमारे किसान भाई 25 गुणा 5.55 से गुणा करेंगे तो डीएपी से हमें कितना नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए उसकी लगभग मात्रा हमारे किसान भाइयों को बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम 25 किलोग्राम जो नाइट्रोजन सोयाबीन में दे रहे हैं, यदि हम उसको यूरिया से दे रहे हैं तो उसके लिए जो फैक्टर है 25 गुणा 2.17 से गुणा करेंगे तो लगभग हमें कितना यूरिया देना है जो उसकी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की पूर्ति करे, वो निकल आएगा। उसी प्रकार से यदि हम एमओपी की बात करें, एमओपी से हमें पोटास अगर अपनी फसल में देना है तो पोटास की जो मात्रा है, जैसे हमें 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सोयाबीन में पोटास देना है तो उसका जो फैक्टर है 1.67 उससे गुणा कर देंगे और उसके बाद आपकी लगभग मात्रा हमारे किसान भाइयों को मिल जाएगी कि हमें कितना उर्वरक देना है। और हमारे यहाँ जैसे मुख्य फसल सोयाबीन बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और बहुत ज़्यादा रकबे में उगाई जाती है, तो यदि हमारे किसान भाई एनपीके से दे रहे हैं तो करीब 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता एनपीके 12-32-16 से हमारे किसान भाइयों को उसकी पूर्ति हो जाती है। और यदि उसके साथ साथ सल्फर भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता हमारे सोयाबीन फसल में होती है, तो उसके लिए यदि हमारे किसान भाई जिप्सम से सल्फर दे रहे हैं तो उसमें भी 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम डालने से हमारी जो सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। यदि हमारे किसान भाई सल्फर जिप्सम से नहीं दे रहे हैं, यदि वो बेंटोनाइट सल्फर से दे रहे हैं जिसमें 90% तक सल्फर रहता है, तो उसमें 22 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर हमारी खेती में 1 हेक्टेयर में प्रयोग करने से उसकी पूर्ति हो जाएगी। और उसी प्रकार यदि सोयाबीन फसल में हम डीएपी से नाइट्रोजन फास्फोरस दे रहे हैं तो डीएपी हमें करीब 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई डाल दें और 67 किलोग्राम पोटास 1 हेक्टेयर खेत में प्रयोग करें। तो इस प्रकार से जो हमारे किसान भाई हैं अपना जो पोषक तत्वों का प्रबंधन अपनी खेती में कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही बताया कि पोषक तत्वों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे किसान भाई बुआई करने की तैयारी कर रहे हैं तो अगर खरीफ फसलों में अगर उन्हें पोषक तत्व सही चाहिए है तो बुआई करते समय वो किन सब चीज़ों की ध्यान रखें कि उनका बीज अच्छे से बुआई हो सके ताकि उनकी फसल अच्छी आए? जी, हमारे किसान भाई बुवाई के समय एक तो खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करें। कुछ हमारे में मतलब देखते हैं हम लोग किसानों को कि जो देशी खादें हैं, हमारे किसान भाई बहुत गर्मी में 2 महीने पहले ही देशी खादों को, जो हमारी सूखी गोबर की सड़ी खाद है या केंचुआ खाद है, भरी गर्मी में खेत में डाल देते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहूँगी कि जब मौसम थोड़ा सा तापमान की थोड़ा कमी हो, जैसे अभी एक वर्षा आ गई, अभी बहुत अच्छा मौसम है, इस समय पे अपनी खेती में देशी खादों का प्रयोग करें, क्योंकि यदि ज़्यादा गर्मी में हम उनको खेत में डाल देते हैं तो जो उनकी उपयोगिता है, उनकी जो जीवाणु शक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और दूसरी चीज़, कभी भी बीज और खाद को मिलाकर हमारे किसान भाई प्रयोग ना करें। और हमारी खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से जितने भी पोषक तत्व हैं मृदा में उनका करने का प्रयास करें, प्रयोग करने का, तभी हमारी जो फसल में उस जो पोषक तत्व हैं उनका पूरा लाभ मिल पाएगा। और हमारे किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो बीज है उसको उपचारित करके बोएं। और उपचारित करने के लिए यदि हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो वो जैविक प्रकार से उनको उपचारित करें, और रासायनिक खेती कर रहे हैं
तो उनको फफूंदीनाशक, कीटनाशक और कल्चर से उपचारित करें। और उपचारित करने में विशेष ये ध्यान रखें कि पहले बीज को हमेशा फफूंदीनाशक से उपचारित करें, उसके बाद कीटनाशक का लेप लगाएं और बाद में कल्चर का लेप लगाएं। और इस प्रकार से उपचारित करके हमारे किसान भाई बोएंगे, क्योंकि जो हम उपचार की बात करते हैं ये हम बीज का टीकाकरण एक तरह से मानते हैं। तो यदि हम पहले से ही उपचारित करके फसल को बोएंगे तो बाद में समस्या आने के चांस कम से कम रहेंगे। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कि समय से काम करें, सावधानी से काम करें तो आप ज़रूर से अच्छी फसल ले सकते हो। और खरीफ की फसल तो बहुत अच्छी जाएगी ही जाएगी। आपने हमारे साथ इतनी गहन चर्चा की, हमारे किसान भाइयों को इसका ज़रूर लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हमने खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की चर्चा की और अब खबरें खेती देखने का वक्त है। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कम करें, 31 जुलाई तक होगा खरीफ फसल बीमा। तिल की उन्नत तकनीक, सोयाबीन बीज का चयन और दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। खाद और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित 11वें एग्रो केमिकल्स कॉन्क्लेव को सोलन हिमाचल प्रदेश से विशेषज्ञों से संबोधित करते हुए ये बात कही। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश के अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए मुनाफा बहुत जरूरी है। उत्पादन में वृद्धि भी बहुत आवश्यक है। देश में दलहन और तिलहन की दृष्टि से अच्छा काम चल रहा है। ये भी जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में मुनाफा बढ़े और फसलोपरांत किसानों को होने वाला नुकसान न्यूनतम हो, जिसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं। फिक्की जैसे संगठनों से कृषि विकास के लिए मिलकर काम करने की अपेक्षा की। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। खरीफ की अधिसूचना फसलों का बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अग्रणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केंद्र, निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जा सकेगा। अधिसूचना के अनुसार बीमित फसलों में जिला स्तर पर उड़द और मूंग, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल और कपास, पटवारी हल्का स्तर पर धान, सिंचित धान, असिंचित सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर शामिल है। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए राशि का मात्र अधिकतम 2% किसानों द्वारा देय हैं तथा कपास फसल के लिए अधिकतम 5% प्रीमियम देय हैं। अग्रणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फॉर्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, शासन द्वारा मान दस्तावेजों में भू अधिकार पुस्तिका तथा बुआई प्रमाण पत्र में पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी शामिल है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य के 11 क्लस्टर में योजना क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनियों से ऑनलाइन टेंडर की कार्रवाई की गई है। तिल बोने से पहले खेत को 2 बार जुताई करें। हल्की बारिश होने पर बखर या पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। साथ में अंतर्वर्ती फसल लेना है तो खरीफ में सोयाबीन के साथ ज्वार, अरहर, तिल की बोनी कर सकते हैं। उटकमन नंबर 5, JNC 6, JNC 1 जैसी किस्में लगाई जा सकती है। जुलाई की तीसरे सप्ताह में तिल बोने से पैदावार अधिक मिलती है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई से अधिक नहीं बोए। बोनी से पूर्व खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 12 से 15 गाड़ी गोबर की अच्छी सड़ी खाद खेत में बिखेर दे और बखर चलाकर उसे अच्छी तरह से मिला दे। इसके अतिरिक्त 43 किलो यूरिया, 188 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 17 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बोनी के समय बीज के साथ लगा दे। 43 किलो यूरिया की दूसरी खुराक बोनी के 35 दिन बाद प्रति हेक्टेयर दे। बोनी के 20 से 25 दिन बाद में एक बार निदाई गुड़ाई करें। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 20 से 30 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करें और पौधे की संख्या नियंत्रित करें।
वैसे तो अंकुरण परीक्षण का महत्व प्राय सभी फसलों के लिए उपयोगी है, परंतु खरीफ मौसम में सोयाबीन के बीज का अंकुरण परीक्षण तथा बीजोपचार दोनों अत्यंत आवश्यक क्रियाएं हैं। सामान्य तौर पर सोयाबीन में अंकुरण का प्रतिशत अन्य फसलों की तुलना में कम होता है, क्योंकि उसके बीज की परत पतली होती है जो कटाई, गहाई, भंडारण के समय क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सोयाबीन के बीज जो भंडारित है, बोरों की ऊपरी तपियों की बीज की बुआई के लिए चयन किया जाना चाहिए। नीचे की तपियों का बीज वजन से दबकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस बीज को निकालकर 100 दानों को गिनकर किसी भी विधि को अपनाकर अंकुरित करना चाहिए। इसके बाद गिनती करके प्रतिशत निकालने के बाद ही बीज दर निर्धारित करना चाहिए, जिससे खेत में अच्छी पौध संख्या मिल सके। जितनी अच्छी पौध संख्या उतनी ही अधिक उत्पादन का सीधा गणित है। किसान भाई इसे अपनाएं और परखें। धान के लिए मचाई युक्त खेत तैयार करना काफी मेहनत वाला काम है। जितना अच्छा खेत तैयार होगा, उत्पादन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। यही कारण है कि किसान भाई खेत तैयार करने में काफी परिश्रम करते हैं। श्रम और समय बचाने के लिए विशेषज्ञों ने दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र विकसित किया है। धान उत्पादन किसानों के लिए उपयोगी ये यंत्र पशु चलित है और मिट्टी के ढेले तोड़कर महीन कर देता है। इससे यंत्रीकृत धान प्रतिरोपण के समान मचाई युक्त खेत तैयार करना आसान हो जाता है। ये उपकरण मिट्टी के उच्च मशीनी छितराव के साथ उथली मचाई के लिए भी उपयुक्त है। इस यंत्र में लोहे की चादर का पाटा, मुख्य ढांचा, यंत्र खिंचाव प्रणाली, प्रचालन सीट, बेलनाकार पहिया लगाया गया है। इस यंत्र से धान उत्पादक किसानों का श्रम समय बचता है और साथ ही साथ उत्पादन लागत में भी कमी होती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। खबरें खेती के साथ ही अब हमारा ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और आपने आज जिस तरह देखा कि चर्चा हमने की थी खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। सही तरीके से संतुलित मात्रा होनी चाहिए, मृदा परीक्षण होना चाहिए और बीज उपचारित करना है हमें। अगर हम ये सब अच्छे से करते हैं तो खरीफ फसलों में हम बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम रात्रि में पुनः प्रसारण आप इसका 11 बजे देख सकते हैं और अगले दिन पुनः 7:30 बजे आप इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। तो अब हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।